लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज के ज़माने में दस्तूर की बालादस्ती ख़त्म हो रही है, बल्कि आस्था सामने आ गया है। हिंदुस्तान आस्था से नहीं चल सकता। हिंदुस्तान ज़ाब्ते से चलेगा, बाईलॉज से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बालादस्ती होनी चाहिए, दस्तूर हिंद की बालादस्ती होनी चाहिए और दस्तूर हिंद के मुताबिक हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मुल्क नहीं चलता। आस्थाओं से आपके घर चल सकते हैं, समाज भी नहीं चलता है। समाज के लिए भी आप अगर एक तंजीम बनाएंगे तो उसके लिए बाईलॉज आप तैयार कर। आप देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अदारा है, 120 साल पुराना अदारा। देखिए आगे 120 साल पुराना अदारा है। आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट का हम अपने ज़ाती तौर तरीके से अपनी सोच फिक्र से नहीं चला सकते हैं, बल्कि इल्म अपने अंदर बंद करने का नाम नहीं है। इल्म की शमा को जलाकर वहाँ जाएं जहाँ जहालत का अंधेरा है। वहाँ हिंदुस्तान की तरक्की तालीम में मुस्बिर है, हिंदुस्तानी आवाम की तरक्की तालीम में है। हम जब तालीम याफ्ता होंगे, हमारा माशरा तालीम याफ्ता होगा, हमारा शहर, हमारी रियासत, हमारा मुल्क सकेंगे, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हिंदुस्तान के आवाम जो हैं वो उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। बस ज़रा सी एक ज़रूरत है उन्हें हरकत देने की, उन्हें एक अवेयरनेस उनके अंदर पैदा करने की, उन्हें आगे बढ़ाने की, और ये काम तालीम के ज़रिए आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मिस्र इंस्टीट्यूट में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से कोरोना वॉरियर का अवार्ड यहाँ के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी निसार साहब को दिया गया और साथ में एसोसिएट प्रोफेसर नईम अली साहब को भी ये इस अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में हमारी बातचीत उनसे हुई है और इस मौके पर हिंदुस्तान की आवाज़ के प्रेसिडेंट मोहम्मद वकील साहब भी मौजूद थे और इन लोगों ने इस सिलसिले में क्या कहा। ये जो अदारा है, ये अदारा एजुकेशन पे काम करता है और भी डिफरेंट फील्ड में काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन पे देता है। तो आइए हम सुनते हैं कि निसार साहब ने क्या कहा, नईम अली साहब ने क्या कहा और मोहम्मद वकील साहब का इस बारे में क्या कहना है। की आवाज़ भारत की शान आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में है। हम हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, जो हमारी 15 अगस्त को हम मनाएंगे। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो टेस्टामेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, जिस पर हिंदुस्तान चलता है, वो हिंदुस्तान का दस्तूर है। और हिंदुस्तान के दस्तूर को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जिस तरह से बनाया, जिसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब, तो उनकी सरपरस्ती में जो कॉन्स्टिट्यूशन सामने हमारे आया, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे, हमने बहुत सारे ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, अमेरिका के पढ़े, ब्रिटेन के पढ़े। मैंने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि मदर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तमाम तबके के लोगों को आज़ादी दी गई है और उनको जीने का हक़ दिया गया है कि वही उनके अंदर ये एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की गई है कि कोई अपने आप को कमज़ोर न समझे। आप देखिए, माइनॉरिटीज़ के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, जो आर्टिकल्स लगे हैं, आर्टिकल 30 में कहिए, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहिए, फंडामेंटल राइट्स में कहिए, तो ये सारी आज़ादी जो है एक माइनॉरिटीज़ को देने के मामले में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को देने के मामले में, और जो पसमानदा तबके हैं उनको देने के मामले में दस्तूर हिंद का, हमारा दस्तूर हिंद जो है ना, ये एक मुकम्मल किताब है हमारे हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान की पूरी जमहूरियत जो है, या पूरे हिंदुस्तान के सल्तनत और गवर्नेंस का ताना बाना हमारी दस्तूर पर है। तो दस्तूर हिंद जो है हमारे लिए बहुत ही कहते हैं पायस किताब है, एक तरह का मुतबर्रक किताब है जिस पे हिंदुस्तान चलता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज के ज़माने में दस्तूर की बालादस्ती ख़त्म हो रही है, बल्कि आस्था सामने आ गया है। हिंदुस्तान आस्था से नहीं चल सकता। हिंदुस्तान ज़ाब्ते से चलेगा, बाईलॉज से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होनी चाहिए, दस्तूर हिंद की बालादस्ती होनी चाहिए और दस्तूर हिंद के मुताबिक हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। आस्थाओं से मुल्क नहीं चलता। आस्थाओं से आपके घर चल सकते हैं, समाज भी नहीं चलता है। समाज के लिए भी आप अगर एक तंजीम बनाएंगे तो उसके लिए बाईलॉज आप तैयार कर। आप देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अदारा है, 120 साल पुराना अदारा। देखिए आगे 120 साल पुराना अदारा है। आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट का हम अपने ज़ाती तौर तरीके से अपनी सोच फिक्र से नहीं चला सकते हैं, बल्कि जो मंशूर है इसका, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमको उसी के तहत मुस्लिम इंस्टीट्यूट को चलाना पड़ता है। तो जब एक अदारा नहीं चल सकता है बग़ैर बाईलॉज़ के, एक अदारा नहीं चल सकता बग़ैर ज़ाब्ते के, तो एक मुल्क कैसे चल सकता है। तो दस्तूर हमारी ज़मानत है, आज़ादी की ज़मानत है, सेकुलरिज़म की ज़मानत है, भाईचारे की ज़मानत है, प्रमोशन की ज़मानत है, उन्नयन की ज़मानत है, तरक्की की ज़मानत है।
अब पूरे पूरे दुनिया में देखिए, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को अजीम मुल्क सिर्फ इसलिए माना जाता है कि हिंदुस्तान का दस्तूर बहुत अच्छा है। बहुत सारे फॉरेन राइटर्स वगैरह, स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल जब हिंदुस्तान के दस्तूर को पढ़ते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर के बनाने वालों ने कितने एहतियात से और कितने सोचो फ़िक्र के साथ इस दस्तूर को मुरतब किया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जान है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा ईमान है। कॉन्स्टिट्यूशन से हम मुल्क चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से हम समाज चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम अदारों को चलाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पर आप जब अमल करेंगे। आप देखिए, कोरोना के दौर में एक ऐसी महामारी का दौर था जहां इंसान के रिश्ते एक दूसरे से टूट चुके थे, कहीं आना जाना नहीं था, लोगों से मिलना जुलना नहीं था, अदारों की ज़िंदगी ठप हो गई थी, हुकूमत के तमाम काज मफलूज हो गए थे, मईशत चरमरा गई थी। वहाँ पर हम लोगों ने उस दौर से हम लोग अब उभर के बाहर आए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग उस दौर से निकल गए हैं बाहर और हम लोग जो है एक खुली फ़ज़ा में अब सांस ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दौर जो है कोरोना का दौर कभी नहीं हिंदुस्तान में आए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं आए, इसलिए कि ये कोरोना बीमारी जो है ना इंसानियत को ख़ात्मे की तरफ ले जा रही थी। इंसान अगर मरता है तो चाहे वो कहीं का भी हो, जिस मुल्क का हो, हमारे मुल्क का हो या बाहर का हो, उसका दर्द तो इंसान को होता ही है। तो इंसानियत की मौत जो है वो ठीक नहीं है। बीमारी ख़त्म हुई है, हम अपने से गेट ओवर, वी हैव गॉट ओवर द क्राइसिस। अब हम लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लीड कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आने वाला दिन और भी ज़्यादा मुस्तकबिल हमारा शानदार होगा और हम आइंदा दिनों में जो है अपने अदारों को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी मिल्लत की तरक्की के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की सोच, समझ और सलाहियत का मुज़ाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की आवाज़ अदारा ने आपको इज़्ज़त अफजाई की है, अवार्ड से नवाजा, कोरोना वॉरियर अवार्ड से, क्योंकि उस ज़माने में भी आपने काफ़ी काम किया है। तो आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है अवार्ड मिलने के बाद और इस अदारे के तवज्जुह के बारे में? देखिए, अवार्ड कहीं से भी मिले वो उससे खुशी तो यकीनन मिलती है, लेकिन अवार्ड जब अगर या एज़ाज़ या इज़्ज़त अफजाई उस हवाले से की जाए कि जब आपने कोरोना के वक्त में तालीमी शोबे से जुड़े रहे और लोगों को किसी भी तरीके से बेदार करके उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की और इसका इतराफ़ वो लोग करें जो हमसे तालीम हासिल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक़ रहा है, तो फिर वो एज़ाज़, वो अवार्ड बहुत अहम हो जाता है। इसलिए कि आपके इदारे में जो लोग जुड़े हुए, इन सब से मैं वाकिफ़ हूँ, इनके काम से, इनके नाम से, इनकी समाजी और अदबी जो खिदमत रही है, जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये लायक़ तहसीन तो है ही है, लायक़ अमल भी है। दूसरों को भी इस सिलसिले से आगे आना चाहिए। मेरी यानी इत्तेफाक की बात है कि मैं उस दिन यहाँ हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से अमूमन लोग काम करते हैं और कोई भी जो काम करने वाले हैं उनका कहीं ये मकसद नहीं होता कि हमारे काम को सराहा जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स उनके काम को सराहता है तो उससे खुशी भी होती है, हौसला भी मिलता है और दूसरे भी ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी करना चाहिए। हमारे जहाँ समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मज़हबी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तालीमी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम रोज़गार से जुड़े हुए हैं, काम से एक बिल्कुल रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के तय कोई ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए जब ऐसे इदारे सामने आते हैं तो उनका साथ देना चाहिए, उनके हाथ से हाथ मिलाना चाहिए और अपना वक्त भी देना चाहिए ताकि आप उस इदारे को मजबूत कर सकें। मैं इस इदारे के तमाम अरकान को मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इस तरह के हिंदुस्तान की आवाज़, ये इस आवाज़ में सब लोगों की आवाज़ें मिलें और ये आवाज़ ऐसी हो जिसे हम ये कहें कि ये बेदार करने का काम अंजाम दें। और एजुकेशन आपका फील्ड है, ये अदारा भी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। जी देखिए, आज बहुत ज़रूरत है कि तालीम के मामले में हम सब लोग काम करें। कुछ मखसूस लोग जो काम कर रहे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम अगर तालीम याफ्ता हैं तो हमारा ये मज़हबी फ़रीज़ा है कि हम दूसरे को भी तालीम याफ्ता बनाएं। इल्म अपने अंदर बंद करने का नाम नहीं है। इल्म की शमा को जलाकर वहाँ जाएँ जहाँ जहालत का अंधेरा है, वहाँ दूर करने की ज़िम्मेदारी। और हम बिलख़ुसूस हिंदुस्तान की तरक्की तालीम में मुस्बिर है, हिंदुस्तानी आवाम की तरक्की तालीम में है। हम जब तालीम याफ्ता होंगे, हमारा माशरा तालीम याफ्ता होगा, हमारा शहर, हमारी रियासत, हमारा मुल्क मजबूत होगा और हम इनकलाब ला सकेंगे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हिंदुस्तान के अवाम जो हैं वो उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। बस ज़रा सी एक ज़रूरत है उन्हें हरकत देने की, उन्हें एक अवेयरनेस उनके अंदर पैदा करने की, उन्हें आगे बढ़ाने की, और ये काम तालीम के ज़रिए हम कर सकते हैं। और आप मुस्लिम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह से काम कर रहा है एजुकेशन? देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट
20 साल इसने मुकम्मल कर लिए हैं अपने उसके, और इब्तदा से ही ये इदारा जो है अपनी तालीमी, अदबी, सकाफ़ती सरगर्मियों की वजह से पहचाना जाता है। बिलख़ुसूस 1990 के बाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में एक तालीमी इनकलाब आया प्रोफेसर सुलेमान खुर्शीद साहब की निगरानी में, और उन्होंने मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से को तालीम के लिए वक्फ़ करना चाहा। माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, हाई मदरसा की कोचिंग क्लासेस, NCPL का कंप्यूटर सेंटर हुआ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर मगरबी बंगाल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हुआ। और यहाँ से ये मालूम हुआ कि एक ज़माना वो भी आया कि यहाँ 1400-1500 स्टूडेंट हो गए। और हमारा ये था कि ये तालीम जो है वो फासलाती निज़ाम तालीम है, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में तरीक़ा तदरीस ऐसा था कि मालूम होता कि रवायती तालीम है। जिस तरीके से कॉलेज में तालीम दी जाती है, यहाँ बच्चों के अंदर वो करिकुलर एक्टिविटीज़, मज़ामिन लिखिए, अखबार में छपिए, मैगज़ीन में छपिए, अदबी सकाफ़ती मुकाबले, उनको तकरीरी और तहरीरी सलाहियत को उजागर किया गया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट अभी मगरबी बंगाल का एक ऐसा तालीमी मरकज़ है जो बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, बिला तफ़रीक़ किसी हवाले से ये काम कर रहा है, और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। मौजूदा हमारे जो सेक्रेटरी हैं निसार अहमद साहब, उनके आने के बाद एक फ़ायदा ये हुआ है कि उन्होंने निसार साहब से पहले थोड़े वक्फ़े के लिए एक ज़रा सा खामोशी हुई थी, लेकिन निसार साहब के आने के बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने तमाम सेक्शन सेक्रेटरी को इस बात की पूरी आज़ादी दी है कि आप अपने सेक्शन को कितना बेहतर बना सकते हैं आप बनाइए, आप पर कोई ऊपर से कोई पाबंदी नहीं है। अगर जो हमारा रहबर है, हमारे इदारे का जो हमारा सरबराह है, अगर वो उसको हमारी इजाज़त दे देता है कि तो फिर क्या कि वो इदारा तरक्की करता है। और इधर हालिया दिनों में बहुत काम हुए हैं। हम लोगों ने बंगाल में कहीं नहीं होता है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट वाहिद इदारा है बंगाल का जो रिसर्च स्कॉलर का सेमिनार कराता है कि उनके अंदर ये तरीक़ा, ये तमीज़, ये तहज़ीब आनी चाहिए, उनकी तरबियत हो कि किस तरीके से पेपर पढ़ा जाता है। तो ये पिछले 2 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान की दिगर यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे आते हैं, और वो उसमें बहुत से ऐसे हैं जो शुरू में आते थे, आज वो मुलाज़मत से वो कहते हैं कि पहली बार हमने पेपर जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के स्टेज में पढ़ा। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने हमेशा नई आवाज़ों को आवाम के सामने पेश करने की कोशिश की, चाहे वो तालीमी मंजरनामे में हो, अदबी मंजरनामे में हो, खेल के मंजरनामे में हो, तीनों हवाले से। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान की आवाज़, हक़ की आवाज़, सत्य की आवाज़। सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझी से काम, दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच मौजूद थे जनाब डॉक्टर प्रोफेसर नईम अनीस साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज। हमारे बीच मौजूद थे जनाब निसार अहमद साहब, रिटायर्ड ACP, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि 10,000 स्टूडेंट को हम लोगों ने मोटिवेट किया है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्दवान, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा के स्टूडेंट को हम लोगों ने, तलबा व तालबात को मोटिवेट किया है। आज हम लोग दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हैं और ऑनरी जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब ने हम लोग को मोटिवेट किया है। उन्होंने हौसला अफजाई की है कि ये काम जो बच्चों के लिए है, जो तलबा व तालबात जो 10 क्लास और 12 क्लास में हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने से वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में तालीम की तरफ राग़िब होंगे, तालीम से आरास्ता होंगे, पेरास्ता होंगे। तो एक दिन आएगा, अभी आप जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरी कोशिश है कि 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये बच्चों को ये मैसेज दिया जाए, ये पैगाम दिया जाए कि आज़ादी का 75वां हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और अब बच्चे जो है ये सोच रहे हैं कि किस तरह उनको अपने, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, इक़्तिसादी मैदान में हो, अदलिया के मैदान में हो, तमाम मैदान में वो पढ़ लिख कर, जब वो पढ़े लिखेंगे तभी वो दूसरे जो है मैदान में बेहतर कर पाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि तुम अपने मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, तुम अपने मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारे मुस्तकबिल को बदलेंगे। तो आदत से मुराद ये है कि आप अपनी हुनर, अपना इल्म, जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, अपनी ज़िंदगी में आप मैदान अमल में
आप फील्ड में जितना आप कारआमद होंगे, एक्टिविटी करेंगे, ज़िंदगी के मैदान में भी आप कामयाब होंगे। आखिर में एक अपील ये है कि जो स्टूडेंट हमें जो देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाज़, हक़ की आवाज़, सत्य की आवाज़, 5000 बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने जा रहे हैं 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त 2022 में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट पे। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो तलबा व तलबात देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहली फुर्सत में नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मोहम्मद ज़की हुसैन से कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और एक आखिर में ये अपील ये है कि हम लोग 24 जुलाई 2022 को हमारा ये संकल्प है। दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे 71 to 100% माने एबव 70% जो बच्चे नंबर हासिल किए हैं 10 क्लास में, 12 क्लास में, उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। 50 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे। तो जो तलबा व तालबात जिन्होंने एबव 70% नंबर हासिल किया, आप कांटेक्ट करें। आप अपना मार्कशीट हमारे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ईमेल में दे सकते हैं, और जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। 20 तारीख तक ही लास्ट हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की आवाम जिंदाबाद। जय हिंद।